नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एलटी ग्रेड की का विज्ञापन जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रयागराज द्वारा आ चुका है। करीब 8000 पद हैं। पुरुष और महिला शाखा को यदि मिला दिया जाए, ये प्रतियोगियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है नौकरी पाने का। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा दी थी वो आज घोषित हो गई है। उसकी क्या रणनीति होगी उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि कैसे आप इस एलटी ग्रेड को क्रैक कर सकते हैं, कैसे इसमें सफल हो सकते हैं। देखिए, अभी तक जो एलटी ग्रेड था उसकी रणनीति अलग थी, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न आते थे 150, उसमें 30 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के होते थे और बाकी 120 संबंधित विषय के होते थे। किंतु अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब आयोग आपसे चाहता है कि आपके अंदर जो लेखन क्षमता है, अभिव्यक्ति क्षमता है, उसको भी, आपकी समझ को भी, आपके बोध को भी वो आंकना चाहता है। इसलिए अब केवल रचना का नाम रटने से, उसका प्रकाशन वर्ष रटने से काम नहीं चलने वाला। अब आपको लिखना पड़ेगा, लेखन सीखना पड़ेगा, आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी और आपको धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा। और केवल गाइड ना पढ़ के आपको अब टेक्स्ट बुक का सहारा लेना पड़ेगा, मूल पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। आज हम देखेंगे कि इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है और हमने पिछला एक वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन के बारे में, जिससे परीक्षा की जो परीक्षा का जो भी स्वरूप है, दोनों का, प्री का और मेंस का, हम उसमें साझा कर चुके हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी विषय के लिए हम अपनी सीट कैसे पक्की करें, तैयारी क्या हो। तो सबसे पहले है, इसमें जो पहला चरण है वो प्री एग्जाम का है। कई विद्यार्थी ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि मेंस एग्जाम नहीं होना चाहिए, इसको हट जाना चाहिए। देखिए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मेंस एग्जाम से उनका फ़ायदा होना है, क्योंकि आप देख रहे थे पेपर लीक हो जा रहा है। एक सिंगल परीक्षा लेके और फिर ज्वाइनिंग दे देना, और कई ऐसे जो है प्रश्न पत्र भेजने में विवाद हुआ और 1-2 साल से ऐसी चीज़ें आ रही, पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। अगर मेंस परीक्षा है तो पेपर लीक की संभावना खत्म हो जाएगी, तो कोई पेपर क्यों लीक क्यों कराएगा प्री का, जबकि उसके मार्क्स ही नहीं हट होंगे। और मेंस में लिखना है तो अगर पेपर मिल भी जाता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, वैसे मिलेगा नहीं, लेकिन वैसे क्या होता था, ऐसे पाने वाले केवल वही क्वेश्चन प्रश्न रट लेते थे और हो जाता था। तो लिखना है 10 जो है लघुत्तरी और 10 विस्तृत उत्तरी, तो आप पढ़ना पड़ेगा। तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनका लाभ होगा। दूसरी बात, एक ये समस्या आ रही थी, लोग कह रहे थे कि इतने लोगों को कैसे कॉल करेंगे, कैसे जो है मेंस करवाएंगे। तो देखिए, मेंस सभी का नहीं होना है। जो 40% पाएगा अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग में और ईडब्ल्यूएस में, और जो SC ST में 35% पाएगा, उसका मेंस होना है। लेकिन सब उनमें भी सबका मेंस नहीं होना है, उनकी भी मेरिट बनेगी। इतना पाने के बाद, निगेटिव मार्किंग के बाद इतना पाना मुश्किल होगा, और उसके बाद भी क्या होगा, मेरिट बनेगी। और मेरिट बनने के बाद ऊपर से जो 15% हो, 15 गुना होंगे। मतलब जैसे मान लीजिए 100 सीट हैं किसी विषय में, तो 1500 लोगों को, यानी 15 गुना मेंस के लिए कॉल होगी। तो ये इसका स्वरूप है। जरूरी नहीं है कि जो 40% जो 35% ले आया है उसको मेंस मिलेगा ही। ये निर्भर करता है कि बाकी लोगों ने कैसा स्कोर किया है, ऊपर से देखा जाएगा, 15 गुना ऊपर से पकड़ा जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या है कि जो हमारी रणनीति होनी चाहिए, प्री की होनी चाहिए। कि प्री में हम हिंदी विषय की बात करेंगे और जीएस को देखेंगे, जीएस कैसे पढ़ सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो प्री के लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री के मार्क्स जुड़ने नहीं हैं। लेकिन प्री ही मेंस का द्वार है। मेंस में तभी पहुंचेंगे जब आप प्री पास करेंगे, ये भी तय है। तो इसके लिए आप प्री पास करने के लिए जो भी आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप एडेड वाली कर रहे हैं, लगभग यही तैयारी करिए। रही बात पाठ्यक्रम की, तो जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया है, लोक सेवा आयोग की साइट पर जो एलटी का नोटिफिकेशन आया है, हिंदी का जो भी पाठ्यक्रम है, मेंस और प्री में सब वही पढ़ना। आप देखिए, प्री की कोई तैयारी नहीं, सीधा मेंस की तैयारी करिए।
क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री की तैयारी अपने आप हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। और लड़ाई मेंस लिखने की है। तो आप अभी से, आज से हम तो कह रहे हैं, लेखन शुरू कर दीजिए, आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। आंसर राइटिंग शुरू करिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए। और जो इसमें है कि लघु उत्तरीय है तो 120 शब्दों का होगा, विस्तृत उत्तरीय है तो 200 शब्दों का है। देखिए मेन से घबराइए मत, क्योंकि आप बीए के एग्जाम में लिए हैं तो भी एक तरह का विस्तृत उत्तरीय और ये विषयनिष्ठ तरीके से ही लिखे हैं, डिस्क्रिप्टिव ही लिखे हैं। आप चाहे हाई स्कूल का भी एग्जाम दिए हैं, इंटरमीडिएट एग्जाम दिए, कुछ भी दिए, आपने लिखा ही है ऑब्जेक्टिव कहाँ तक, तो आप उसी मोड में आ जाइए वापस और लेखन शुरू करिए। आप ये मत सोचिए कि 120 शब्द है, 120 शब्द में अगर नहीं हो रहा तो 110 भी चल जाएगा, 115 भी चल जाएगा, अधिक हो रहा है तो 125 130 भी चल जाएगा। 200 शब्द का है तो उसमें 180, कोई गिनना नहीं है, एक अंदाज है कि भाई 200 शब्द है, करीब 200 शब्द, 10-20 अधिक है, 10-20 कम है, चल जाएगा, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब आप तैयारी करिए मेंस की, प्री तो हो जाएगा। जब आप मेंस की तैयारी अच्छे करेंगे प्री अपने आप निकल जाएगा। सब्जेक्ट में 120 प्रश्न है, अगर आप 60 भी सही कर देंगे तो भी आपको मेंस मिल जाएगा। अगर आप छोड़ दीजिए जीएस को, केवल आप सब्जेक्ट के 120 में आधे भी सही कर लीजिए, 70 भी सही कर लीजिए, 60 भी सही कर लीजिए, तो आपको मेंस मिल गया। मेंस में 40% ही तो लाना है और उसके नंबर भी नहीं जुड़ने हैं, तो उसमें बहुत जीएस के लिए भी परेशान होने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है कि जीएस, देखिए जीएस में जो आए वो करिए, जो आए वो करिए, लेकिन जो नहीं आ रहा, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है, तो गलत मत करिए, क्योंकि अगर गलत करेंगे तो आपका सही वाला भी जाएगा। तो इसमें बस शांत, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है, आप जीएस में अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं बहुत जीएस में ध्यान ना देके आप केवल मेंस में ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के, क्योंकि सब्जेक्ट ही आना है मेंस में और उसी से आपका सिलेक्शन होना है, तो वही पकड़ लीजिए। और अगर आपका सब्जेक्ट ढंग से तैयार है तो 120 प्रश्न में कम से कम 80 प्रश्न आप सही करेंगे। सवाल ही नहीं उठता आप जीएस में सही करें या ना करें, हम करें जीएस में एक भी सही ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर जीएस में कितना भी आप खराब होंगे तो अगर उसमें 30 प्रश्न हैं तो 10-5 क्वेश्चन तो सही करेंगे ही, उससे अधिक भी कर सकते हैं तो और बढ़िया है। मतलब जीएस का कोई बहुत बड़ा लोड मेरे हिसाब से आप मत लीजिए, आप केवल सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मेंस में केवल सब्जेक्ट है। और मेंस तो अगर जीएस आप देखना चाह रहे हैं तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप जो है लूसेंट अच्छे से पढ़ डालिए, लूसेंट अच्छे से पढ़ डालिए और एनसीईआरटी देख सकते हैं आप 8 से लेके 12वीं तक की, 6 से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी आप एक बार देखिए, 1-2 बार देख लीजिए। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जीएस के लिए, क्योंकि जीएस आप सिलेबस देख लीजिए, उस हिसाब से देख लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपको सफल होना है तो केवल आप सब्जेक्ट पकड़ लीजिए अच्छे से, जिस सब्जेक्ट से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी से, संस्कृत से कर रहे हैं संस्कृत से, केवल आप सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। अब सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट के लिए आप देखिए अधिक किताब ना पढ़ के पहले तो आप पाठ्यक्रम देख लीजिए, पाठ्यक्रम में है क्या। तो पाठ्यक्रम में जो हिंदी का है हमारे सामने वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, ये आप पढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास देख रहे हैं, आधुनिक काल में देखिए तो भारतीय द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, हिंदी गद्य साहित्य का विकास में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और व्यंग्य, ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास का पोर्शन हो गया। आप कहाँ से पढ़ेंगे, आप पढ़िए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, आप पढ़िए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये इतिहास ग्रंथ है, बहुत ही बेहतरीन है और आप समझ लीजिए कि इससे जो है आपको पूरा लगभग हिंदी साहित्य का इतिहास इससे आपको मिल जाएगा। और ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। यदि आप देख पा रहे हो तो आप ये देखिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये पुस्तक है, इसके रचनाकार हैं, देखिए इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको, है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास।
बहुत फेमस किताब है, आप देखें विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी की है, बहुत ही चर्चित, बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है। आप इसको पढ़े होंगे, अवश्य पढ़ेंगे, नहीं पढ़े होंगे। देखिए नाम में ही है सरल इतिहास, तो जिसका बेस भी मजबूत नहीं है बिल्कुल, हिंदी में जीरो शुरू करना चाह रहा है, वो भी इसको पढ़े, तो इससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, और जो भी विधाएँ लगी हुई हैं, जो भी विधाएँ हैं, जो भी रचनाएँ हैं, सब इससे क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये करिए कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी की ये मंगा लीजिए। जिसके पास नहीं है तो PDF भी डाउनलोड कर सकता है, PDF मैं भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, बाकी आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से मिल जाएगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ये ऑर्डर कर दीजिए, मंगा लीजिए। सबसे अच्छा है पुस्तक से पढ़ना, बहुत महंगी नहीं है, तो आप इसको मंगा लीजिए, और ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और इससे आप तैयारी करिए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, इससे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा और रचनाएं मिल जाएंगी। जो रचनाएं लगी हुई हैं, रचनाएं भी आपको मिल जाएंगी। रचनाएं मतलब जो विधाएं हैं, विधाएं आपको मिल जाएंगी इससे। उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम पाठ्यक्रम में जाएंगे तो पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, तो आप देखते हैं हिंदी गद्य के बाद हम देखते हैं हिंदी के रचनाकार की रचनाएं, ये भी आपको विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो एक पुस्तक होती है जो पहले चलती थी, अशोक तिवारी जी की। तो जब नेट का पेपर होता था, मतलब डिस्क्रिप्टिव होता था, उस समय वो चलती थी। अगर आपको मिल जाए तो अशोक तिवारी करके आती है, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज करके, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें बहुत सरल तरीके से बेसिक समझाया गया है। अगर वो उपलब्ध नहीं हो रही तो या तो वो, या फिर आप देख सकते हैं, सबसे बढ़िया है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। इसको आप ले लीजिए और 2-3 बार अच्छे से पढ़ डालिए, और मेन चीज़ों को हाईलाइट करते जाइए। इसमें ऐसे दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए विद्यापति के बारे में दिया गया है, तो विद्यापति के बारे में इतना दिया ही गया है कि आपका जो शब्द आपको बताए गए मेंस के लिए, उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए। उसके बाद रचनाकार उनकी रचनाएं हैं, तो इसमें काव्य का स्वरूप है, रस है, अवयव है, भेद है, छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पे, हरगीतरा, इंद्रवज्जा, वंशस्थ, वसंत तिलका, कवित्व, सवैया, लक्षण और उदाहरण, अलंकार। अलंकार में उन्होंने अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अत्युक्ति, अन्वय, और काव्य गुण, काव्य दोष को बताया। इसके लिए आप चाहें तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की आती है भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र एवं हिंदी आलोचना। अगर वो पुस्तक मिल जाए तो बहुत अच्छी है, तो उससे आप देख सकते हैं जो भी है आपके सिलेबस में है। उसके अतिरिक्त आप देखें तो हिंदी साहित्य भारतीय काव्यशास्त्र आता है भगीरथ मिश्र जी का, आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी रहेगी इनके लिए। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी की विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की सब संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, सीमाएं, सुधार की। तो ये भोलानाथ तिवारी की आती भाषा विज्ञान, इससे बेस्ट कोई किताब नहीं हो सकती। आप इसे ले लीजिए और इसी को पढ़िए, इससे तैयार करिए। व्याकरण के लिए कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति। इसके लिए आप वासुदेव नंदन प्रसाद या डॉक्टर हृदय बहारी की हिंदी व्याकरण आप देख सकते हैं। और संस्कृत साहित्य इंटरनेट से या जो कुछ भी मटेरियल मिल जाएगा आप देख लीजिएगा। तो ये है इसका तरीका कि आप कैसे करेंगे। अनुवाद का इसमें है, तो अनुवाद अगर संस्कृत में करना है तो आपको रूप यदि आ रहे हैं और आपको विभक्ति की पहचान है, कारक चिन्ह की पहचान है, तो आप आराम से ऑप्शन में देख के पकड़ ले जाएंगे कि इसका अनुवाद क्या होगा। तो ये तो एक वो है कि हम कैसे तैयारी करें। अब ये है कि देखिए, जब हम लिख रहे हैं सबसे पहले हमें अब आंसर राइटिंग करनी है। तो आप जो है लगातार जो भी आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन और आंसर राइटिंग करिए। और बहुत इस पर ध्यान न दीजिए, एक मोटा मोटा देख लीजिए, 120 है लघु में तो 125 हो जाए, 130 हो जाए, 140 हो जाए, 100 भी हो रहा है तो कोई बहुत समस्या की बात नहीं है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। देखिए ये परीक्षा उस तरह की परीक्षा नहीं है बीएमए वाली कि उसमें आप कुछ भी लिखते चले गए पास हो गए, उस तरह नहीं होगा। नौकरी की परीक्षा है, लोक सेवा आयोग करा रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ा जाएगा, इसलिए आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो महत्वपूर्ण कंटेंट ही लिखना है, अच्छा कंटेंट लिखना है। वो कब आएगा? जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। तो एक तो विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास हो गया, इसके अतिरिक्त जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, वो तो है ही है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो आप उसको पढ़िए और उसके जो महत्वपूर्ण कथन है उनको अंडरलाइन करिए, और जब आप आंसर राइटिंग करिए तो उन कथन को भी जो है कोट करिए अपने आंसर के साथ। उससे क्या होगा? वजन पड़ेगा आपके आंसर का, और जो आपका मूल्यांकन करने वाला है कॉपी का, वो भी जो है परीक्षक को भी ये लगेगा कि आपने मूल किताबों को, मूल पुस्तकों को ठीक से पढ़ा है। इसके अतिरिक्त शुक्ल के इतिहास के अलावा हम देख सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मोटा मोटा आप देखें तो शुक्ल का इतिहास और ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसे तो बहुत गहनता से 2-3 बार देख डालिए, और शुक्ल का इतिहास अच्छे से देख डालिए, और आंसर राइटिंग लगातार करते रहिए। ये अगर आप आंसर राइटिंग लगातार नहीं करेंगे, अब देखिए मेंस में क्या है, मेंस में 20 प्रश्न आने हैं। अब 20 प्रश्न में 10 लघु हैं और 10 है विस्तृत। अब इसमें है, ये है 120 या 125 शब्द लिखा है, 120 शब्द, और ये है 200 शब्दों। तो यह 120 या 125 जो भी शब्दों का है, देख लीजिएगा इसको। तो ये 12 अंक का है और ये 8 अंक का एक है, 80 ये और 120 ये, इन्हीं से आपका सिलेक्शन होना है। तो आप ये देखिए, इनको लिखिए, उसके बाद एक मोटा मोटा अंदाजा रखिए हम कितने शब्द लिख रहे हैं और कैसा लिख पा रहे हैं, और इसको चेक कराते रहिए। तो किसी विशेषज्ञ को दिखा चेक कराते रहिए, मुझे कमेंट करते रहिए, उस पर डालते रहिए आंसर, तो मैं भी चेक कर लूँगा आपका। तो जो भी सीरियस होंगे, अगर वो चेक करवाना चाहेंगे तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा, आप व्हाट्सएप पे करके भेज देंगे तो मैं बता दूँ, मैं चेक कर लूँगा, मूल्यांकन कर लूँगा कि आपने आंसर कैसा लिखा है। तो प्रश्न में भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि आप इसको लिखिए। तो बिल्कुल जो भी मुझसे हो पाएगा मैं आप लोगों के सहयोग के लिए प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तो यही तकनीक है, मेरा मानना है कि आप मेंस को अभी आज से पकड़ लीजिए, मेंस की ऐसे आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपका प्री अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपने मेंस की ढंग से तैयारी कर ली। और मेंस में केवल सब्जेक्ट पकड़ना है, सब्जेक्ट की तैयारी करिए और आराम से आप मेंस लिखेंगे और चयनित होंगे, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। और इन जो 8000 पद आए हैं एलटी के, इनमें एक पद आपका निश्चित है। रही बात योग्यता की और ये सारी चीज़ें, मेरा नोटिफिकेशन का वाला जो वीडियो है आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे संपर्क जो है कर सकते हैं, या यूट्यूब जो वीडियो है इसके नीचे आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से उत्तर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आज के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।